हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, जिसका नाम हमने यहां पर दिया गया है ऑपरेशंस प्लानिंग। ऑपरेशंस प्लानिंग यानी इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक बहुत छोटे और बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से। हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड्स। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को हम डिमांड फोरकास्टिंग भी कह सकते हैं। पहले क्या है ये बात समझो। यहां पर हमें कुछ प्रीवियस ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी गई होगी और उसके बेसिस पर हमें बताना है कि हमारी नेक्स्ट ईयर में डिमांड क्या होने वाली है, प्रीवियस ईयर्स के इंफॉर्मेशन पर। यानी यहां पर हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर टर्म किसी दूसरी टर्म पर अगर डिपेंड करती है। यहां तो मैं डिमांड की बात कर रहा हूं, और भी कुछ और कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे हम बात करें कि सर हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर हमारी सेल्स एडवर्टाइजमेंट पर बेस्ड होती है, तो हम कितना एडवर्टाइजमेंट कराएं तो सेल कितनी होती है वो हमें दे रखा है। तो उसे लिंक करते हुए हम फिर नेक्स्ट पीरियड की, यानी हम उस सेल को एडवर्टाइजमेंट पर बेस्ड मानते हुए नेक्स्ट पीरियड के लिए भी एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट 10 लाख रुपए का कराएं तो सेल कितनी होगी। तो इस तरह से जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग करना। लिखते हैं, ये कैसे कंप्यूट किया जाता है वो समझते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस bx। y इज इक्वल टू a प्लस bx। इसका मतलब क्या है वो समझो। y की वैल्यू जो हम कंप्यूट करना चाहते हैं वो डिपेंड करती है x पर। y की वैल्यू जो हम कंप्यूट करना चाहते हैं वो डिपेंड करती है x पर। तो इसे हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम a और b की वैल्यू कंप्यूट कर सकेंगे। देखते हैं, इन ऑर्डर to compute values of A and B, following two equations आर सोल्ड। वो दो इक्वेशन क्या है जो सोल्व करते हुए हमें ए और बी की वैल्यू कंप्यूट करनी है। समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन summation of xy is equal to a
समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दो इक्वेशन सोल्व करनी होती हैं। ये दोनों इक्वेशन हमें फॉर्मुलेट करनी है और फिर सोल्व करनी है। जब ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी तो ए और बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हुए हम किसी भी पीरियड के लिए एस्टिमेटेड डेटा निकाल सकते हैं। अब ये इसमें भी इंस्टीट्यूट क्या कहता है, कहते हैं इन इक्वेशंस को सोल्व करना कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है नहीं, पहले मेरी बात को समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये दो इक्वेशन बनाकर अगर हम सोल्व करते हैं तो इंस्टीट्यूट इसे नाम देता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। फिर डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है वो भी लिख देता हूं मैं। द डायरेक्ट मेथड is applied when summation of x is equal to 0। यह मेथड लगाया ही तब जा सकता है जब समेशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब बताओ ये याद करने की जरूरत क्या है, समेशन ऑफ x 0 ना भी हो हम तब भी क्वेश्चन जानते हैं वो निकाल सकते हैं। और आप समझो जब समेशन ऑफ x 0 हो जाएगा, अगर समेशन ऑफ x ही 0 हो जाएगा तो वैल्यू निकालने में रह क्या गया। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं मैं नीचे। इक्वेशन नंबर 1 है मेरी समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x। अब आप समझो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी, और अगर ये समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो ये आ गया 0। तो ये क्या बनेगा, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा। और a की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। ये हमने कंप्यूट की यहां पर वैल्यू ऑफ a। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, ऊपर दूसरी वाली इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन, ये क्या है, ये थी समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम यहां पर लेकर चल रहे हैं समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान देना, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए, इस समेशन ऑफ एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे 0 प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन से बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि डायरेक्ट मेथड तभी लगाया जा सकता है जब समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो, और जब समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो आप ए की वैल्यू डायरेक्टली ऐसे निकाल लेना और बी की वैल्यू डायरेक्टली ऐसे निकाल लेना। तो बताओ इन्हें कोई याद करने की जरूरत है क्या? जब मेरा समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन पुट करते हुए वैल्यू तब नहीं निकाल सकता हूं। इसे अलग से याद करने के लिए इंस्टीट्यूट देता है कि डायरेक्ट मेथड है तो आप ऐसे निकालें, और अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो आप इन दो इक्वेशंस को बनाकर सोल्व करें। बात समझ आ रही है? तो ये जो भी एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया, अगर मैं इसे सम अप करूं
तो क्या करना चाहिए हमें? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली ए की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकाली है ये देखो, समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन, और बी की वैल्यू निकल जाएगी समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और इनडायरेक्ट मेथड में हमें दो इक्वेशन बनाकर सोल्व करनी पड़ेंगी। वो इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स, and second equation summation of xy is equal to a summation of x plus b summation of x square। तो आपने ये दो मेथड कहीं आप इसे, हालांकि याद करने जैसी कोई चीज इसमें है नहीं, और इसके बाद फिर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? a प्लस बी एक्स, जो हमने नाम दिया था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्या बात समझ आ रही है? x क्या है और y क्या है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। देखते हैं, दोबारा से मैं इसे डिस्कस कर लेता हूं, हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। हम यहां पर ये इक्वेशन लगाकर किसी भी पीरियड के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं। यहां पर a और b की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें ये दो इक्वेशन बनाकर सोल्व करनी पड़ेंगी। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने को नाम दिया गया है इनडायरेक्ट मेथड। इंस्टीट्यूट ने फिर कहा है कि एक डायरेक्ट मेथड भी है, आप डायरेक्टली a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तभी निकाली जाएगी जब हमारा समेशन ऑफ x क्या आएगा? 0। और इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेसिस पर मैंने यहां पर ही आपको प्रूव करके दिखाया कि a और b की वैल्यू कैसे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो आपने ये कहीं सोल्व करके इस तरह से नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ ये याद रखना है। तो मैंने यहां पर फिर इन शॉर्ट लिख भी दिया है कि डायरेक्ट मेथड होगा तो आप डायरेक्टली a और b की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड यानी जहां पर समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा होगा, वहां पर आपको दो इक्वेशन बनाकर सोल्व करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप a और b की वैल्यू निकालेंगे, और तब आप किसी भी पीरियड के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं। सर ये फोरकास्टिंग होगी कैसे? इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल डिस्कस करना पड़ेगा। आ जाते हैं चलो एक क्वेश्चन पर। ये नोट तो कर ही लिया है आपने, देखें क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, और ध्यान से पढ़ना प्लीज। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। जरा ध्यान देना, हमें ईयर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से ईयर दिए हैं? 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2001 से 2007 तक की सेल इन्होंने 1000 ऑफ यूनिट्स में दे रखी है। ये देखो ये रही सेल्स कितनी कितनी थी, और हमसे क्या कहा है? प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 साल की सेल बताइए। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स कौन से होंगे? 2007 तक की इंफॉर्मेशन तो इन्होंने हमें दी ही है। नेक्स्ट ईयर्स होंगे 2008, 9 एंड 10। उनकी इंफॉर्मेशन हमें इन प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड निकालनी है। तो जरा ध्यान देना, हम निकालना क्या चाहते हैं? सेल। और ये किस चीज पर डिपेंड कर रखा है इन्होंने? ईयर्स पर। बात समझ आ रही है? तो मैं सेल्स को दिखाऊंगा वाई से जो मैं निकालना चाहता हूं, और ये किस चीज पर बेस्ड है? ईयर्स पर। तो ईयर्स को मैं दिखाऊंगा एक्स। देखते हैं जरा, कंप्यूटेशन ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड वैल्यूज। जो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चाहिए, उनकी कंप्यूटेशन हम यहां पर कर रहे हैं।
यहां पर हमें दिया हुआ था ईयर्स, यहां पर हमें दी हुई है सेल्स। थाउजेंड ऑफ यूनिट्स में कितनी कितनी दे रखी है देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमसे बात की गई है 2001 से। 2001 2 3 4 5 6 7 सेल कितनी कितनी है? 80 90 92 83 80 90 92 83 और 94 99 92 94 99 92 ये हमें 1000 में दे रखा है, हमने 1000 में ही ले लिया। अब क्या करें, ये सेल्स दे रखी है, मैं यहां पर क्या लिखता हूं जरा ध्यान देना। टाइम डेविएशन फ्रॉम टू 2004। सर ये 2004 क्या है, ध्यान से समझना प्लीज। टाइम डेविएशन फ्रॉम 2004 ये है क्या, वो समझते हैं जरा। इसे हम नाम देंगे x। ये निकलेगा कैसे वो ध्यान दो। देखिए ये जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं यहां पर ध्यान दें, ये कहां से लेकर कहां तक है, 2001 से 2007 तक है। हर बार एक साल बढ़ता गया है, 2001 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करें, 2001 और 2007 की मिड वैल्यू आपको चाहिए। 2001 और 2007 की मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे निकालें, इन सबके बीच में क्या आएगा। तो आप क्या करें, 2001 प्लस 2007 डिवाइडेड बाई 2। क्या कहा मैंने, 2001 प्लस 2007 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 2004 ही नहीं आ गया। ये देखो यही तो लिखा है मैंने। अब क्या करना है, इस 2001 में से अगर 2004 माइनस करें तो क्या बनेगा, माइनस का 3। मैंने क्या कहा, 2001 में से 2004 माइनस करो तो माइनस का 3। इसी तरह 2002 में से 2004 माइनस करेंगे माइनस का 2। 2003 में से 2004 माइनस करेंगे माइनस का 1। 2004 में से 2004 माइनस करेंगे 0। 2005 में से 2004 माइनस करेंगे 1। इसी तरह ये 2 और इसी तरह ये 3। मेरी बात समझ आ रही है? ये मैंने कैसे निकाला है, तो मैंने कहा पहले तो जो भी ईयर्स दे रखे हैं उनकी मिड वैल्यू ले लीजिए। तो 2001 से लेकर 2007 तक इंफॉर्मेशन थी, मिड वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2001 प्लस 2007 डिवाइड बाई 2 ये मिड वैल्यू आ गई। और फिर हमने इससे डेविएशन निकालने हैं, यानी ये जो ईयर्स हमें दे रखे थे इन सभी में से 2004 को माइनस करते हुए हमने वैल्यू निकाल ली है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये सेल्स जो थी इस सेल को हम नाम देंगे y। ये हो गई हमारी y, ये है x। तो अब क्या आप मुझे एक्स वाई बता सकते हैं? एक्स वाई का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 80 इंटू माइनस 3 क्या बनेगा, माइनस का 240। 90 इंटू माइनस का 2 ये क्या बनेगा, माइनस का 180। 92 इंटू माइनस का 1 माइनस का 92। 83 इंटू 0 ये 0 हो गया, ये 94। 99 इंटू 2 198 एंड 92 इंटू 3 276। समझ आ रहा है मैं ये कैसे निकाल रहा हूं? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि x
स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हमारा एक्स है, इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या बनेगा, आप समझो -3, मैं लिख देता हूं -3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस का 9 आएगा। इसी तरह यहां पर -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर आएगा 4। इसी तरह यहां पर 1 का स्क्वायर 1, ये 0, ये 1, ये 4, ये 9। इन सभी का जरा टोटल कीजिएगा, टोटल ये आ गया समेशन ऑफ y इज इक्वल टू, ऐड करो 80 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 83 प्लस 94 प्लस 99 प्लस 92, 630। इसका टोटल करो समेशन ऑफ x, ये बन गया 0, आ रहा है ना, देखो 0, यानी डायरेक्टली निकाला जा सकता है यहां पर। फिर ये -240 -180 -92 प्लस 94 प्लस 198 प्लस 276, ये आ गया समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 56। और नेक्स्ट ये आया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ये वैल्यू हमने कैसे कंप्यूट की है, बात समझ आ रही है। देखो जो भी ए और बी की, मैंने पहले ही बताया डायरेक्ट मेथड आप तब लगा सकते हैं जब आपका समेशन ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, 0। और इसे 0 बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि आप मिड वैल्यू से टाइम डेविएशन निकालें और फिर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपकी निकल जाएगी। और जब ये निकल गई है तो हमें क्या करना है, इसके बाद हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन of y on x, y is equal to a plus bx। अब a plus bx ये हमने लिख दिया है, हमें वैल्यू चाहिए a और b की, तो a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया है तो आप डायरेक्टली a और b की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो निकालते हैं। चलो a इज इक्वल टू समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। समेशन ऑफ y कितना आया है 630 डिवाइड बाई n, n यानी कितने नंबर ऑफ ईयर्स थे, 2001 2 3 4 5 6 7, कितने ईयर्स हैं 7 ईयर्स हैं, डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू कितना बन गया 90। b की वैल्यू कैसे निकालना बताया मैंने, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने आगे निकालनी है, समेशन ऑफ एक्स वाई है 56 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28, ये क्या आ गया 2। और जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो हमारी क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू ए की जगह वैल्यू आ गई 90 प्लस b का आ गया 2x। अब किसी भी ईयर के लिए आप ये डेटा कंप्यूट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर 2008, ध्यान देना y यानी सेल्स फोरकास्ट जो हमें करनी है, y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। अब x क्या था वो समझो, हमने x जो डेविएशन निकाला था वो किससे निकाला था, वो निकाला था 2004 से, ये रहा, यानी हर ईयर से हमने 2004 को माइनस किया था। तो सोचो जरा, यहां पर है 2008 से अगर हम 2004 को माइनस करेंगे तो मेरे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 4। समझ आया कैसे निकाला मैंने, ये आ गया 90 प्लस 8 दैट इज 98,000। थाउजेंड में थी ना यूनिट्स, ये देखो ये निकल गया। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर 2009, y इज इक्वल टू 90 प्लस 2,
अब x की वैल्यू क्या आएगी, x कैसे निकाला था, 2009 में से 2004 माइनस करो, क्या आएगा 5, ये आ गया 90 प्लस 10 यानी 100,000 यानी 1 लाख यूनिट्स। इसी तरह फॉर 2010 y इज इक्वल टू 90 प्लस, अब x की वैल्यू क्या आएगी, 2010 में से 2004 माइनस करो 6, 90 प्लस 12 इज इक्वल टू 102,000। हमें नेक्स्ट 3 इयर्स की सेल्स या डिमांड फोरकास्ट करके देनी थी, वो हमने यहां पर निकाल ली है। बताइए सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए देखो और क्वेश्चन करते हैं, ये समझ आया, ये डायरेक्ट मेथड से मैंने सोल्व किया है और ये डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई किया जा सकता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसे कॉपी कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए सेल्स हमें कंप्यूट करके देनी है। क्या क्या दिया है देखें, ईयर्स 2002, 3, 4, 5, 6, 7, सेल्स दे रखी है इन लाख ऑफ रुपीज में, लाख रुपए में, 100, 110, 115, 120, 135, 140। निकालते हैं क्वेश्चन, देखो कंप्यूटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा। ईयर कहां से, 2002 से 2007, 2002, 3, 4, 5, 6, 7। एन कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, ये हो गए 6। फिर सेल्स दे रखी है हमें इन लैख, देखना 100, 110, 115, 100, 110, 115। बुक से ही देख लो फिर कितना है, 120, 135 एंड 140। अब क्या निकालना है हमें, x यानी टाइम डेविएशन, लिख देते हैं टाइम डेविएशन फ्रॉम। अब जरा ध्यान देना प्लीज, ये है 2002, ये है 2007, दोनों को ऐड करो 2009, 2 से डिवाइड करो 2004.5, 2004.5। सर पॉइंट में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, टाइम डेविएशन निकालेंगे हम तो क्या करें, 2002 में से 2004.5 माइनस करो, क्या कह रहा हूं मैं,
2002 में से 2004.5 क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 2.5। इसी तरह 2003 में से 2004.5 माइनस करो, माइनस का 1.5। 2004 में से माइनस करो, माइनस का 0.5। 2005 में से माइनस करेंगे, प्लस का 0.5, 1.5, 2.5। क्लियर है? इसे हमने नाम दिया क्या, x। यहां पर बताइए x y मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 100 इंटू माइनस का 2.5 माइनस का 250, 110 इंटू माइनस का 165, 115 इंटू 0.5 57.5, 120 इंटू 0.5 60, 135 इंटू 1.5 202.5 and 140 into 2.5 350। लास्ट में x स्क्वायर, तो x क्या है, माइनस का 2.5, इसका स्क्वायर करो तो 2.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना आ रहा है 2.5 इंटू 2.5, ये आ रहा है हमारा 6.25। 1.5 इंटू 1.5 सेम इसी तरह यहां पर माइनस 1.5 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.25, यहां पर आ जाएगा 0.25, ये 0.25 का स्क्वायर 0.25, 2.25, 6.25, इन सभी का कर देते हैं टोटल। ये हमारा था y, तो समेशन ऑफ y क्या आ गया, 100 एंड सबको ऐड कर दो 720। समेशन ऑफ x आप चेक करेंगे, ये आ गया हमारा 0। नेक्स्ट summation of x y is equal to 140, summation of x square is equal to 17.5। ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमारी निकल चुकी है, वैल्यू निकालनी है हमें, और हमें पता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या है वो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ x 0 आ रहा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। a इज इक्वल टू समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 6, क्या आ गया 120, and b is equal to summation of xy divided by summation of x square is equal to 140 divided by 17.5 equal to 8। तो y क्या बन गया हमारा, y is equal to 120 plus bx यानी 8x। हमें क्या करना था, क्या लिखा था, सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल की। तो 2007 की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास थी, तो हमें निकालना है फॉर 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012। y is equal to 120 plus 8। x की वैल्यू बताओ,
टाइम डेविएशन हमने किससे निकाला था? 2004.5 से। अब मुझे ये बताइए कि 2008 में से अगर 2004.5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 3.5। इसी तरह y इज इक्वल टू 120 प्लस 8, ये आ जाएगा 4.5। y इज इक्वल टू 120 प्लस 8, 5.5। y इज इक्वल टू 120 प्लस 8, 6.5 एंड y इज इक्वल टू 120 प्लस 8, 7.5। ये सीधा कंप्यूट करके बता दें कितनी कितनी आ गई है सेल? 148 लाख। निकाल सकते हो ना? निकाल लो इसी तरह। 156 लाख। नेक्स्ट 2010 के लिए 164 लाख। नेक्स्ट 172 लाख और लास्ट 180 लाख। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखना। ये रहा, क्या लिखा है? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर एग्जिस्ट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड द एनुअल सेल्स। किस किसके बीच रिलेशन है? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। ठीक है। द डिटेल्स फॉर द लास्ट ईयर्स आर एज फॉलोज। क्या डिटेल दे रखी है? ईयर दिए हैं हमें 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग रुपीज इन करोड़, करोड़ रुपए में एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। एनुअल सेल्स और सेल दे रखी है, यानी अगर 1 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट कराएं तो सेल 18 करोड़ की, 2 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें तो सेल होगी 23 करोड़ की। इसी तरह आगे दे रखा है, एस्टिमेट द एनुअल सेल्स व्हेन एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजिंग इज 5 करोड़। कह रहे हैं अगर 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट कराएं तो सेल कितनी होगी, वो निकाल कर बताइए। ध्यान से, सेल एडवर्टाइजमेंट पर बेस्ड है, तो अब हमें बताना है 5 करोड़ का अगर एडवर्टाइजमेंट होगा तो सेल कितनी होगी। देख लेते हैं जरा। कंप्यूटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा। ईयर, एडवर्टाइजमेंट, रुपीज इन करोर्स, सेल्स, यहां पर भी रुपीज इन करोर्स। क्या क्या दिया था? 2004 से 2009
2004, 5, 6, 7, 8, 9। एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च दे रखा है? 1, 2, 4, 3, 10, 4। 1, 2, 4, 3, 10, 4। सेल्स 18, 23, 32, 18, 23, 32। इसी तरह देख लो बुक में 28, 38 एंड 29। देखिए यहां पर दो टर्म दी हुई हैं, एक एक्सपेंडिचर और दूसरी सेल, जबकि अब तक हमने जो पीछे दो क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक ही टर्म थी, या तो ईयर्स दिए हुए थे या सेल। लेकिन यहां पर जो ये सेल है ये किस पर बेस्ड है? एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहां पर जो एक्स होगा वो हमारा ये होगा एक्स, और जो सेल है वो है हमारी वाई। वाई मैंने क्या बताया? जो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? एक्स पर। तो सेल यहां पर एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड कर रही है। तभी तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट हो तो सेल कितनी होगी, यानी सेल एडवर्टाइजमेंट पर बेस्ड है। तो जिस पर बेस्ड है उसे हमने नाम दिया एक्स, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा हो गया एक्स, और सेल्स वो है वाई। तो अब मुझे बताओ समीशन ऑफ एक्स क्या बनेगा? 1 + 2 + 4 + 3 + 10 + 4, 24। और क्योंकि अब इसका टोटल 0 नहीं आ रहा है तो अब डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, अब हमें दोनों इक्वेशन बनाकर सोल्व करनी पड़ेंगी। आगे बताइए समेशन ऑफ वाई बता दीजिए। ये कितना? 18 + 23 + 32 + 28 + 38 + 29, ये आ गया 168। और मुझे क्या क्या चाहिए होता है? मुझे चाहिए होता है एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। निकालो इनकी वैल्यू। एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दो 18, 46, 128, 84, 380, 116। सबको ऐड कर देते हैं। ये आ गया समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 772। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था हमारा? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1। यहां पर x क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4। इसी तरह निकालो 16, 9, 100, 16। टोटल कर देते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 146। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बस अब इक्वेशन बनानी है और वो सोल्व करनी है। कौन सी दो इक्वेशन थी वो? इन ऑर्डर टू कंप्यूट values of a and b, comma, following two equations are to be
सोल्ड। दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी और वो दो इक्वेशन क्या हैं? समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x। चलिए वैल्यू पुट कीजिए इसमें। समेशन ऑफ y क्या है? 168 इज इक्वल टू n। n क्या था हमारा? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 a प्लस b। समेशन ऑफ x क्या है हमारा? समेशन ऑफ x आ गया है 24। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई 168 इज इक्वल टू 6a प्लस 24b। इसे ठीक से लिख लेते हैं। 6a प्लस 24b इज इक्वल टू 168। क्या ये पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड हो सकती है? देखो पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? a प्लस 4b इज इक्वल टू 168 को 6 से डिवाइड करो 28। इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ए की समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 772 इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स क्या था? समेशन ऑफ एक्स था 24 प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 146 772 इज इक्वल टू 24a प्लस 146b। तो ये आया 24a प्लस 146b इज इक्वल टू 772। इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12a प्लस 146 डिवाइड बाई 2 73b इज इक्वल टू 772 डिवाइड बाई 2 386। इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये सोल्व करनी है। तो आपको पता है ना कैसे सोल्व करते हैं? मैथमेटिक्स में 10th क्लास में आपने इस तरह की इक्वेशंस मैथमेटिकली बनाकर सोल्व की होंगी। तो किसी भी एक वेरिएबल के मल्टीपल इक्वल कर लीजिए। जरा अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए यहां पर है ये a और यहां पर है 12a। तो क्या करें? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 12। अब इक्वेशन 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान देना। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी a, तो ये हो जाएगा 12a प्लस वहां पर है 4, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48b इज इक्वल टू, वो था 28, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 336। अब इसे नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और अब सोल्व कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। सोल्व इक्वेशंस नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी? 12a प्लस 73b इज इक्वल टू 386। ये इक्वेशन नंबर 2। 12a प्लस 48b इज इक्वल टू 336। ये इक्वेशन नंबर 3। सोल्व कर लीजिए। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया हमारा। ये कितना है? 73 माइनस 48 25b इज इक्वल टू 386 माइनस 336 50।
b इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 2 और b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। ये लो इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेता हूं मैं, a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या थी इक्वेशन नंबर 1, 28। इसमें b की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 4b की जगह 2 इक्वल टू 28, a इज इक्वल टू 28 माइनस 8, a इज इक्वल टू 20। ये देखिए हमारा a आ गया 20 और b आ गया हमारा 2 और हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू a की जगह पर 20 प्लस b की जगह पर 2x बन गई है इक्वेशन या नहीं। y क्या था हमारा, सेल जो हमें निकालनी है, और x क्या था हमारा, एडवर्टाइजमेंट, जितना हम एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करेंगे। तो इन्होंने क्या मांगा था हमसे, देखो क्या था क्वेश्चन में, एस्टिमेट द एनुअल सेल्स व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इज 5 करोड़। estimated sales at advertisement of rupees 5 crores। तो क्या हो जाएगी, सेल्स दैट इज y इज इक्वल टू 20 प्लस 2। ध्यान से आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट को ही हम यहां पर x लेकर चले थे, तो x की जगह पर 5 करोड़ रख दो, सेल्स निकल जाएगी। x की जगह पर रख दिया हमने 5, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 करोड़। बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन सब। अब मैं इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन यहां पर बचे हुए हैं अब वो आपके होमवर्क हैं, आप देख सकते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं। बुक में अगर आप देखें तो इस हेडिंग में 9 क्वेश्चंस हैं, 9 में से 3 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, 6 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क हैं। कर लोगे ना, डायरेक्ट मेथड में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड तभी होगा जब ईयर्स आपको दिए होंगे और सिर्फ एक चीज दे रखी होगी, लेकिन जहां पर डिपेंडेंसी कुछ और होगी, जैसे यहां पर सेल्स बेस्ड डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट पर, तो एडवर्टाइजमेंट को x लेंगे, सेल को y लेंगे। और भी दिखा सकता हूं मैं, ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, द फॉलोइंग इज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए इन 5 टाउन्स। प्रोडक्ट ए की डिमांड दे रखी है 5 टाउन्स में, पॉपुलेशन दे रखी है इन लाख में 95853 डिमांड दे रखी है। तो डिमांड डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर। क्या लिखा है, एस्टिमेट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए फॉर ए टाउन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। अगर 10 लाख की पॉपुलेशन होगी एक टाउन की तो डिमांड क्या होगी, तो पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रही है, तो पॉपुलेशन को लेंगे हम x और हमें एस्टिमेट करनी है डिमांड, तो हम डिमांड को लेंगे y और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट मेथड लगेगा। 2 इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लेंगे, कर लीजिएगा, बना सकते हो। ये आपने अब होमवर्क करने हैं बाकी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर।